जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। हम सोल्व कर रहे थे एक स्टूडेंट जिनका नाम था राजू। उन्होंने पेपर भेजा था और वो पेपर था अल्मोड़ा का। तो पिथौरागढ़, लखनऊ, इन सब का भी यही पेपर रहा था, तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स को जो अभी जिनका जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है वो ज़रूर इस टेस्ट को लगाएं और देखें कि कितनी आपकी तैयारी है, या आप जो ओरिजिनल पेपर पीछे के साल में रहा है उसमें कितने क्वेश्चन जो है राइट कर पाते हैं। ठीक है, जीके जीएस का पोर्शन हमने कवर कर लिया था और अब हम मैथ्स को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट नहीं लगाया है वो ज़रूर लगाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या नंबर दिए हैं व्हाट्सएप के, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक आ जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये, यानी कि टाइम दे दिया, टाइम कितना दे दिया 2 वर्ष, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या दे दिया 40 रुपये, और 2 वर्षों में मिश्र धन कितना हो जाता है 1040। मिश्र धन कितना दे दिया 1040 रुपये। तो ब्याज की दर ज्ञात करो, आपसे दर पूछिए। ठीक है, सबसे पहले तो दर निकालने के लिए मूलधन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? मूलधन यानी प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल क्या होता है, देखो इतने रुपए हो जाएगा, 1040 रुपये हो जाएगा। ब्याज उस पर कितने लगा 40 का। ठीक है, यानी कि रुपए कितने थे 1000 रुपये थे। 1000 रुपये कैसे निकाला आपको पता है, मिश्र धन में से जब ब्याज को माइनस कर दिया जाता है तो क्या आ जाता है मूलधन। तो 1040 में से 40 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 1000 रुपये आ गया। ये क्या है आपका मूलधन ही तो है, मूलधन ही है। चलो आपको क्या निकालनी थी, अब दर निकालनी थी। क्या निकालनी थी? दर निकालनी है। ठीक है, निकालो। सीधा एक ही सूत्र याद रखो, दर का मूलधन का अलग अलग सूत्र याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक सूत्र याद रखो। कैसे याद रखोगे? वही ब्याज वाला, साधारण ब्याज वाला सूत्र। क्या होता है साधारण ब्याज वाला सूत्र? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये सूत्र होता है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 40 रुपये। मूलधन कितना आ गया आपके पास, ये रहा 1000 रुपये। ठीक है, और फिर यहाँ पे दर आपको पूछी है, दर को आर मान लो। समय कितना दिया है 2 वर्ष, ये रहा, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 ही जीरो काटना, एक एक्स्ट्रा कट गई है, 2 जीरो कट गई। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, एक तो 2 बचा, एक 10 बचा, तो 40। तो यहाँ पे पहले से था 10, यहाँ भाग में आ जाएगा 2, यहाँ भाग में आ जाएगा आर का मान आ जाएगा। इसको काट लो, 1 जीरो को, 2 दूनी 4, 2% आ गई आपकी दर। मिल रहा है ऑप्शन में? बिल्कुल मिल रहा है। देखो एक एक स्टेप करेंगे क्योंकि सभी तरह के स्टूडेंट हैं। कुछ हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो वो फटाफट कर लें, बट हमें सभी स्टूडेंट को साथ में लेके चलना है। जिनका मैथ्स नहीं सब्जेक्ट रहा है या जिनका मैथ थोड़ा मुश्किल है उनके लिए आसान बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कीजिए, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर, कितने संतरे बेचे 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि कितनी हुई? 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? हानि प्रतिशत। देखो मैंने आपको हानि और लाभ दोनों का प्रतिशत बताया हुआ है। किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है। तो पहले तो आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्रय मूल्य नहीं पता तो क्या करें, क्रय मूल्य को मान लेते हैं। माना क्रय मूल्य क्या है, सी मान लिया क्रय मूल्य को। ठीक है, और विक्रय मूल्य भी नहीं पता तो विक्रय मूल्य को क्या मान लिया, एस मान लो। ठीक है, अब 36 संतरों की बात की है ना, तो 36 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 36 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सी मान रखा है ना क्रय मूल्य को, 36 संतरे है तो 36 सी। ऐसे ही 36 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? 36, विक्रय मूल्य को एस मान रखा है तो 36 एस हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात कर रहा है किसकी? हानि की। किसकी बात कर रहा है? हानि की। हानि का सूत्र आपको पता है, हानि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होती है हानि। आपको बताया हुआ है, पता है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो हानि है वो किसके बराबर है? 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 4 संतरों का विक्रय मूल्य बताओ,
4s हो जाएगा, क्योंकि 36 संतरों का विक्रय मूल्य 36s है। ऐसे ही 4 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4s। और ये किसके बराबर है, हमारी हानि के बराबर। क्यों, क्वेश्चन में दिया है हानि किसके बराबर है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पे हानि की जगह मैंने क्या लिखा, 4s। क्रय मूल्य की जगह मैंने क्या लिखा, ये रहा 36c। और विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखा, 36s। ये बस समझाने के लिए मैं इतना बता रही हूँ, सवाल समाप्त तो होते ही आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। 36s यहाँ पे माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4s प्लस 36s बराबर यहाँ पे क्या बचता है, 36c बचता है। ठीक है, 4s और 36s कितना हो जाएगा, 40s बराबर हो जाएगा 36c के। s बटे c, c यहाँ भाग में आ गया, 36 वहाँ पहले से था, 40 यहाँ गुणा में है, 40 वहाँ जाके भाग में चला जाएगा, 4 का पहाड़ा से कट जाएगा, 4 ने में 36, 4 दाएँ 40। तो s बटे c 9/10 आ गया। s किसको मान रखा है आपने यहाँ पे, विक्रय मूल्य को। ठीक है, और c किसको मान रखा है आपने, क्रय मूल्य को। किसको मान रखा है, क्रय मूल्य को। समझे। अब आपको क्या निकालना था यहाँ पे, आपको निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का सूत्र पता है ना आपको, हानि प्रतिशत का सूत्र क्या है, हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। इसके लिए आपको हानि चाहिए, क्या चाहिए, हानि चाहिए। हानि क्या मैंने बताई थी अभी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 10, विक्रय मूल्य कितना, 9। तो 10 में से 9 गया 1, यानी 1 की क्या हो गई, हानि। यहाँ पे हानि का मान रखो 1। क्रय मूल्य कितना है, ये निकाल लिया 10, और गुणा में 100। 1 0 काट तो कितना आ गया, 10% हानि हुई। कितनी हुई, 10% हानि हुई। सभी को समझ में आया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। जिसको भी नहीं समझ में आया एक बार में वो वापस से रिपीट करो, और साथ साथ में एक एक स्टेप लिखते जाओ, आराम से समझ में आएगा। ये पूरा सोल्व करके यहाँ पे दिखा रही हूँ तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, बट आप एक बार समझ जाएंगे तो आप फटाफट इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ जो है गोले काले करके आने हैं। तो इरेज कर देते हैं इसको अब। यस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर के कमरे में रखा जाता है। ठीक है, कमरा आपको पता है घनाभ के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है। तो यहाँ पे ये इसकी क्या आ गई, लंबाई मान लेते हैं, ये इसकी चौड़ाई मान लेते हैं, ये इसकी ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, कमरे के अंदर कोई छड़ रखनी हो तो, और कोई छड़ रखनी हो, ठीक है, अधिकतम लंबाई की जब बोला जाए तो वो उसका क्या होता है, एक तरह से मैंने आपको बताया हुआ है, विकिर्ण होता है। वो क्या होता है, विकिर्ण। तो एक तरह से यहाँ पे आपको विकिर्ण का मान निकालना है, और घनाभ के आकार का है तो कमरा, तो घनाभ का विकिर्ण निकालो। घनाभ के विकिर्ण का सूत्र आपको बताया हुआ है, क्या होता है, लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर। आता ही आपको। तो लंबाई की स्क्वायर यानी 10 की स्क्वायर, चौड़ाई की स्क्वायर यानी कि 10 की स्क्वायर, और ऊंचाई की स्क्वायर यानी कि 5 की स्क्वायर। अब 10 की स्क्वायर कितनी होती है, 100। 10 की स्क्वायर वापस 100, 5 की स्क्वायर 25, कितना हो गया ये, 225। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 15 गुणा 15, 2 का पेयर बन रहा है तो ये 15 क्या आ जाएगा बाहर, ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा। या डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि 225 किसका का अंडर रूट क्या होता है, तो इसका अंडर रूट 15 होता है। तो 15 यहाँ पे 15 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में मिल रहा है बिल्कुल, 4th ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि आपको एग्जाम में एक एक स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ किसी को समझाना नहीं है जाके, आपको सिर्फ राइट आंसर चूज़ करना है। तो आप मन मन में भी करोगे, आपको डायरेक्ट सूत्र लर्न है कि क्या इसका सूत्र होता है। तो 10 की स्क्वायर मन में कि आपने 100 और फिर 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 225। अब आपको पता है 225 15 इसका अंडर रूट होता है, तो 15 डायरेक्ट राइट आंसर। तो पेन उठाने वाली भी इसमें कोई बात नहीं है खास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम सोल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये आपको पता है कि जब भी
पावर्स होती है ऊपर, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इसको एक बार मैं लिख देती हूँ, चलो। ये क्या है, 2/3 है, और यहाँ पे क्या है, 1/2 है। देखो 64, अब ये 2/3 और 1/2 आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि इस तरह ब्रैकेट्स में ऊपर पावर होगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे, 64 की पावर यहाँ पे 1/3। अब देखो 64 आपको पता है, 64 को आप 4 की पावर 3 लिख सकते हो ना, 4 की पावर 3, क्योंकि 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है, तो आप लिख सकते हो इजीली, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब 3 से 3 ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, तो मल्टीप्लाई में 3 गुणा 1/3 ये कट जाता है। अब कितना बचा आपके पास, ओनली 4 बचा, कितना बचा, ओनली आपके पास 4 बचा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। यदि एक विषम संख्या 5 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका इकाई का अंक होगा, ठीक है। 5 से विभाजित है कोई संख्या, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, सबसे पहले तो आप ये देखो 5 का पहाड़ा ही देख लो, 5, 10, 15, 20, 25, इस हिसाब से आता है, ठीक है। अब ये विषम संख्या की बात की है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो देखो लास्ट में क्या आएगा, 5, 5, 5, कोई भी विषम संख्या हो जब 5 से डिवाइड करते हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5, ठीक है, इकाई का अंक होगा वो उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे की जो इम्पोर्टेंट वीडियोस आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि PDF वगैरह जो है आपको टाइम पे मिल जाए। क्लास को शेयर ज़रूर करें, हमारी जो फैमिली है 50,000 की वो पूरी होने वाली है, तो उसको कंप्लीट करने में अपना अपना सहयोग दें। क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर है, ठीक है। 5 मीटर और 4 मीटर, तो लंबाई हो गई 5 मीटर, चौड़ाई हो गई 4 मीटर। परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप का सूत्र आपको बताया हुआ है, क्या बताया था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 गुणा लंबाई का मान कितना है, 5, चौड़ाई का कितना है, 4, 2 गुणा 9 हो गया, 5 और 4 कितना हो गया, 18। ये मीटर में आएगा, परिमाप मीटर में होता है, तो 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर। एक बार एक एग्ज़ाम था, तो उसमें क्या, पहला जो आंसर था वो मीटर स्क्वायर दिया हुआ था और परिमाप पूछा था, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर दिया हुआ था, और स्टूडेंट्स ने ध्यान दिया ही नहीं कि नीचे भी एक जगह 18 मीटर या इस तरह से कुछ दिया हुआ था जो मीटर में था, और परिमाप पूछा था, तो पहला ही ऑप्शन राइट करके आ गए, और वो सबका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आगे जो इकाई है वो भी देखा करो, समझ रहे हो ना, आगे जो इकाई हो वो भी देखा करो। तो 18 मीटर, परिमाप मीटर में होता है। अब अगर कोई ऐसे कहता है कि मुझे बार बार सूत्र याद करने का कोई खास मन नहीं करता, तो उसके लिए ये है, आपको पता होना चाहिए परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। लंबाई 5, 5 है, चौड़ाई क्या है, 4, 4, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो सबको जोड़ दो, 5, 5, 10, 10 और 4 14 और 4 18, कितना हो गया, 18। तो डायरेक्ट 18 मीटर आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, वो आपका मन है, जैसा आप करना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जब एक पासा फेंका जाए, पासा घन के आकार का होता है, इस प्रकार का, लूडो खेला होगा आप सभी ने, तो संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या होगी। एक तरह से ये प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखो जो पासा होता है, जिसको हम ये लूडो की गोटी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें 6 तरफ साइड होती है, कितनी तरफ, 6 साइड होती है, 6 फलक होते हैं, या 6 उसकी भुजाएं आप बोल सकते हो। तो मतलब 1 भी आ सकता है, ठीक है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी, ठीक है, तो कोई भी परिणाम आ सकता है। तो 6 उसकी क्या हो गई, प्रायिकता हो गई, 6 तरह के परिणाम उसमें आ सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ा इसमें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसका मैथ्स इजी था, इस वाले पेपर का मैथ्स इजी था, और जो मार्च में पेपर हुआ था आई थिंक उसका थोड़ा ठीक था मैथ्स, तो इसका तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें आपको। क्वेश्चन है 0.25 को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, जो पॉइंट है उसको हटा दो, पॉइंट को हटाओगे, एक
यहाँ पे पॉइंट था, 1 और 2 संख्या बाद में पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाओगे तो बटे में कितने जीरो लगाने आपको, 2 जीरो काट लो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, कोई खास नहीं था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 660 रुपये में एक घड़ी को बेचकर 40 रुपये की हानि होती है। देखो 660 रुपये में घड़ी को बेचकर, घड़ी को बेचा है इसने, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है साथियों बताओ एक बार, 660 रुपये। ओके लिख लिया मैंने। हानि क्या बताई इसने, हानि होती है 40 रुपये की, हानि क्या होती है 40 रुपये की, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो, हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हानि प्रतिशत का सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, मतलब क्रय मूल्य आपको निकालना है, क्रय मूल्य सीधा ही निकाल लो। देखो उसने 660 रुपये में बेचा और अभी भी 40 रुपये की हानि हुई, मतलब उसने 660 प्लस 40 रुपये में उसको खरीदा होगा, है ना, क्योंकि क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब सूत्र याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप में दिमाग है ही कि 660 रुपये में बेचने पर भी उसको 40 रुपये की हानि हो रही है, मतलब उसने 40 रुपये अधिक में खरीदा होगा, तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दो, तो 660 प्लस 40 कितना हो गया, 700 रुपये। ये क्या आ गया आपके पास, क्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इस सीधे सूत्र में लगाओ, यहाँ लगा लो, हानि कितनी थी 40, क्रय मूल्य कितना है 700 गुणा 100, काट लो 2 जीरो और इसको काटोगे 40 में भाग दो, लगभग कितना आ जाएगा, 7 5 35, 7 1 लगभग 5.71 के अराउंड आएगा, 2 संख्या तक निकालो। क्रय ये क्या आपकी हानि प्रतिशत, क्या आ जाएगा आपका हानि प्रतिशत, ये तो निकाल रहे थे आप। ठीक है, तो ये प्रतिशत में आपका मान आ जाएगा, आ रहा है क्या, बिल्कुल बी ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, हानि प्रतिशत का सूत्र अब आपको पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पे निकलता है, क्रय मूल्य आपने निकाल लिया 700, मान रखो 40, 700 काट लिया, कोई खास बात थी नहीं इसमें ऐसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जवाब देते जाओ कमेंट बॉक्स में एक दूसरे का, कोई चीटिंग नहीं करनी है, हमें ईमानदारी से देखना है। 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर, मतलब दर कितनी दे रखी है 5% पर 600 रुपये की मूलधन पर, मतलब मूलधन कितना है 600 रुपये। ओके 4 महीने के लिए, मतलब समय टाइम क्या है 4 माह, क्या है 4 माह। इसको पहले तो साल में बदल लो, जब साल में बदलते हैं तो 12 का भाग देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अब वर्ष, किस में आ गया, वर्ष में या साल में। ठीक है, जब भी महीने में दिया हो उसको साल में बदल लिया करो समय को। साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता ही है, वही अपना मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, मूलधन का मान आपको 600 दे रखा है, दर का मान 5 दे रखा है, समय का मान 4/12 दे रखा है और हमें बटे में 100 लगाना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बच गया 5 और 2 बच गया ये वाला, 5 दूनी 10, यानी कि 10 रुपये ब्याज हो जाएगा, 10 रुपये ब्याज हो जाएगा। मिल रहा है कि ऑप्शन एक बार चेक करना, बिल्कुल मिल रहा है, मिलेगा कैसे नहीं। तो ये आपका सही हो गया। चलो 41 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हो आप, फटाफट करके बताओ, फटाफट करते हैं इसको। 12, 24 और 30, 2 का जो भाग 2 छिके 12, 24 में देंगे 12 बार, 30 में करेंगे तो 15। ठीक है, वापस 2 का 2, 2 तिया 6 और 2 छिके 12, 15 में जाएगा नहीं। अब 3 का 2 एक बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 2 का देंगे तो 2 एकम 2 और ये 5 ऐसे का ऐसे रहेगा। अब 5 का दोगे तो ये सब एक 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 हो जाने वाला है। एक एक स्टेप मैं करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जिनको नहीं आता हो एलसीएम वगैरह वो इजीली समझ गए होंगे। अब देखो लघुत्तम समापन कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, 120 आ रहा है क्या देखना एक बार, बिल्कुल आ रहा है 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसको कुछ नहीं समझ में आए फटाफट में वो बाद में क्लास को पॉज करके या रोक के भी देख सकते हैं आराम से धीरे धीरे। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करती है और प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल देती है। ठीक है,
देखो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए 245, दूसरी साइड क्या है 1029, क्या करो 5 शेषफल देती है तो पहले तो इनमें से 5 5 माइनस कर लो, कितना बचता है इसमें 240, इसमें कितना बचता है 1024। ठीक है, अब क्या विभाजित करती है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मतलब कि वो जो उसका गुणनखंड होने वाला है वो दोनों में कॉमन रहने वाला है, इसका मतलब कॉमन रहने वाला है, मतलब HCF आपको क्या करना है फाइंड करना है। HCF महत्तम समापत्ति आपको निकालना होगा जब भी इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आए। ठीक है, निकालो। चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, हो सकता है किसी स्टूडेंट को नहीं आता हो ये जो है HCF। चलिए यहाँ पे मैं सोल्व कर देती हूँ। 240 मान लेते हैं, आप 240 का निकालो, पहले गुणनखंड कर लो इनका इजी वे में। 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 60, फिर 2 से करो 30, फिर 2 से करो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। अब 5 से कर लो या 3 से कर लो, जो आपका बेटर लगे, एक ही बात है। ठीक है, अब ये आ गया एक तरफ से। इसके बाद में यहाँ पे 1024 का और करना है आपको, किसका करना है 1024 का। चलो करो, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। सही आ रहा है ना, एक बार करते जाना साथ साथ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, इसको करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, आगे करेंगे तो वापस 2 का तो 2 ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में वापस करेंगे तो 2 आठे 16, फिर उसके बाद में करेंगे तो 4, उसके बाद में 2 और फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगली बार तो यहाँ पे देखो हमें देखना है मिनिमम, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको देखना है। HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन आ सकता है इसमें, 5 और 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो 5 और 3 का खेल तो यहीं पे ख़त्म, इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार 2 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बार, बस यही हमको लेना है, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है जो दोनों में कॉमन आता हो। तो 4 बार 2 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन आपका क्या है राइट है। ठीक है, क्या करना है दोनों का गुणनखंड निकाल लो, फिर जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या जो कॉमन आती हो, वो आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको इरेज करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, एक बार जगह बनाओ फटाफट। इसमें तो जगह बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इजी क्वेश्चन है। चलो हल कीजिए, 102 की स्क्वायर करनी है। क्या करनी है 102 की स्क्वायर, जब भी 102 की स्क्वायर करनी हो इसको ऐसे लिख लो, स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी से गुणा करना होता है। ठीक है, देखो क्या करना बताया हुआ है, जब भी 100 के अराउंड संख्या हो तो जो 102 है इसमें ये अंत वाला जोड़ लेते हैं, तो 102 और 2 कितना हो जाएगा 104, 102 और अंत वाला 2 कितना हो जाएगा 104, और यहाँ पे जो 2 होता है उसकी स्क्वायर करनी है, 2 है यहाँ पे या 3 होता है जो भी, उसकी स्क्वायर करनी होती है आपको, तो 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको संख्या जो है वो दहाई में लेनी होती है, और ये किस में है इकाई में, तो 1 0 अपनी मर्जी से लगा दो। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ऑप्शन में मिल रही है क्या, एक बार चेक करना। बिल्कुल मिल रही है, ये रही 10404। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम के पास 45,000 रुपये थे, अपने धन का 2/5 अपने सबसे बड़े बेटे को दे दिया उसने। ठीक है, पहले जितना जो बोलता जाए उतना उतना काम आप करते जाना। ठीक है, और शेष धन का 1/3 सबसे छोटे बेटे को दे दिया। उसके बाद राम के पास कितना धन शेष बचा, कितना शेष बचा इसके बारे में हमें बताना होगा। ठीक है, एकदम बेसिक से करेंगे तो भी ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो आपको टोटल पता है उसके पास रुपए कितने हैं 45,000, जो काम होगा इसमें से होगा। ठीक है, 45,000 रुपये थे, इसमें से कम कितने हो जाएंगे, उसने 45,000 का ही 2/5 किसको दे दिया, बड़े बेटे को दे दिया। ये बड़े बेटे का निकाल रहे हैं हम। ठीक है, बड़े बेटे का निकाल रहे हैं, तो ये किस में से माइनस हो जाएंगे 45,000 में से माइनस हो जाएंगे। काटो इसको, 5 में 45, ये 9,000 को 2 से गुणा करेंगे 18,000 यहाँ पे आएगा,
और यहाँ पे कितना था 45,000। 45,000 में से 18,000 घटाएंगे 27,000 रुपये। ये किसके आ गए? बड़े बेटे को उसने बड़े बेटे को देने के बाद बच गए, बड़े बेटे को देने के बाद बचे हैं रुपए, ठीक है। बड़े बेटे को 2/5 यानी कि 18,000 रुपये दे दिए। अगर पूछे आपको कि बड़े बेटे को कितना दिया, बड़े बेटे को दिया तो उसने 18,000 और उसके बाद में बचे कितने? 27,000। बचे कितने? 27,000। बड़े बेटे को दिए कितने? 18,000। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे सभी का सॉल्यूशन हमारे पास, ठीक है। अब उसके पास कितने बच गए? 27,000 रुपये बच गए। अब जो भी काम करेगा वो इस 27,000 रुपये में से करेगा। अब उसने क्या काम किया कि जो भी बचा था, देखो शेष धन का मतलब जो भी धन बचा है उसका 1/3 छोटे बेटे को दिया। तो 27,000 का 1/3 का मतलब गुणा 1/3, ठीक है। 3 एकम 3, 3 में 27, ये 9,000 हो गया। तो 27,000 में से क्या माइनस कर दिया? 9,000 माइनस कर दिया। कितना आ गया हमारे पास? 18,000 आ गया। 18,000 रुपये उसके पास बचे हैं लास्ट में, जब उसने दोनों बेटों को सल्टा दिया अपने अपने पैसे देके। और ये 9,000 क्या है? ये 9,000 आया है छोटे बेटे का हिस्सा, छोटे बेटे का हिस्सा आया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि छोटे बेटे को बचे हुए धन का 1/3 दिया था, इसी का मान तो हमने निकाला है 9,000, ठीक है। तो छोटे बेटे को दिए 9,000, बड़े बेटे को दिए 18,000, ठीक है। अंत में कितना बचा उसके पास? 18,000। कितना बचा? 18,000। मिल रहा है क्या ऑप्शन में? देखना एक बार, ऑप्शन का है ये रहा, 18,000 रुपये, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन 3। समझ में आ रहा है सभी को? तो ऐसे बेसिक से करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जितनी कम हो उतनी ट्रिक रटा करो। ट्रिक की जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं बताती हूँ। ट्रिक करने से जब लास्ट में एग्ज़ाम देने जाओगे और सभी एक्सरसाइज में आप ट्रिक ही ट्रिक रट लोगे तो लास्ट में एकदम खिचड़ी बन जानी है आपकी। तो खिचड़ी हमें नहीं बनानी है, जितना हो सके बेसिक समझो, दिमाग को शार्प करो थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। किसी छोटी से छोटी संख्या से 8,788 को विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। किस छोटी से छोटी संख्या को 8,788 से विभाजित किया जाए कि भागफल जो है वो पूर्ण घन प्राप्त हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सबसे पहले तो क्या करो कि जो संख्या दे रखी है उसके गुणनखंड कर दो। सबसे पहले उसके गुणनखंड करो। ये संख्या है आपके पास, गुणनखंड करना स्टार्ट करो। 2 का 2 सबसे पहले, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 निमे 18, 2 चौके 8, ठीक है। काटते जाओ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 निमे 18, 2 साते 14। वापस 2 से 2 एकम 2, 2 से तो नहीं जाएगा, ये विषम संख्या आ गई ना लास्ट में। विषम संख्या आ जाए तो 2 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? ये किससे जाएगा? 13 से जा सकता है। 13 से जा रहा है ना, एक बार देखना। 13 से जा सकता है, साथ साथ करते रहना, तुम भी कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए। 13 एकम 13, और 13 के अब कितनी बार जाएगा? 6 बार देके देखो, और 13 निमे 117, सही है। अब वापस 13 का 2, 13 एकम 13 और 13 3 39, बिल्कुल 13 एकम 13। वाह शाबाश। चलो ये हमारा यहाँ पे चला गया। अब पूर्ण घन की बात करें। पूर्ण घन में क्या होता है? 3 जोड़े बनने चाहिए सेम संख्या के, 3 जोड़े सेम संख्या के। 13 13 13 के तो बन गए भाई, किसके नहीं बने? 2 2 में 1 2 और होता तो ये जोड़ा बन जाता इसका 3 का। किसका? 3 3 के जोड़े बनाते हैं पूर्ण घन में, और वर्ग में कितने के बनाते थे? पूर्ण वर्ग में 2 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ गई? 2 2, यानी कि 2 गुणा 2 यानी कि 4, यानी कि क्या आ गया? 4। मतलब कि 4 से अगर हम विभाजित कर दें, 4 से अगर हम विभाजित कर दें किसको? 8788 को, तो क्या जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होएगा? 4 होएगा। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए, क्या करो, ये जो 8788 है इसमें 4 का भाग देके देख लो, 4 का भाग देके देख लो, दो जल्दी से। तो 4 दूनी 8 और 7 यहाँ पे नीचे लिया, तो 4 एकम 4, कितना बच गया? 3 बचा है क्या? और 8 उतार लिया, कितना आ जाएगा? 9 बार चला जाएगा। 4 निमे 36
और कितना बच जाएगा 2, ऊपर से उतारा 28 और 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28 है ना। तो ये संख्या आ रही है 2197 आ रहा है 2197। 2197 एक पूर्ण घन संख्या है, इसके गुणनखंड करके तुम देख सकते हो इजीली। तो ये मतलब क्रॉस चेक करके देख लिया हमने, तो भी ये हमें राइट मिला, तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऐसी क्रॉस चेक करने के लिए देखा है। आपको बस इतना ही करना है, आपको बस इतना ही करना है। फिर यहाँ पे देखना है 2 2 एक्स्ट्रा बच गए, यानी कि 2 गुणा 2 4, 4 का भाग देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, ये तो बस मैंने ऐसे क्रॉस चेक करने के लिए आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। अच्छा, मैथ्स कंप्लीट हो गई है, मैथ्स कंप्लीट हो गई, रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैथ्स में एक बार बता दोगे क्या 15 में से कितने राइट हुए? 15 में से कितने राइट हुए एक बार बता दो। हाँ सभी बता दो, एक बार कमेंट कर दो। और मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ रीजनिंग को। रीजनिंग में देखो BUILT, इसको क्या लिखा है कोड भाषा में, ये लिखा है। ठीक है, मैंने लिख दिया इसके नीचे, कोई बात नहीं। TRIB, अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। जिन स्टूडेंट्स की रीजनिंग नहीं पढ़ी हुई उनके लिए मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ। ठीक है, अब रूल को क्या लिखना है, RULE, रूल को क्या लिखना है। आर का देखो सबसे पहले आर का देखो, आर कहाँ पे है, ये रहा। आर को क्या लिखा 9। अब क्या यू को देखना है, यू कहाँ पे है, यू को हैश लिखा तो हैश। ठीक है, एल को देखना है, अब एल को 2 लिखा है। ई को देखना है, ई को एक्सक्लेमेटरी का साइन लिखा है यहाँ पे। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, देखना एक बार। नो हैश 2, नो हैश 2 और ये विस्मया बोधिक का साइन। थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। समझ रहे हो ना, कुछ नहीं करना था इसमें, तो जो भी सिंबल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 13 25 51 101, ये आपको सीरीज़ दे दी और इस सीरीज़ में मतलब आगे वाला पद क्या है वो आपको बताना है। देखना एक बार क्या हो सकता है ये। 6 को 2 से गुणा करते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं, 6 दूनी 12 और 1 13। फिर 13 को आगे गुणा करो, 13 दूनी 26 में से 1 माइनस कर दो, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ऐसे करके देखो होता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर 25 गुणा 2, 25 दूनी 50 प्लस 1 51, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ठीक है, फिर 51 गुणा 2 माइनस 1, 51 को 2 से गुणा करते हैं कितना आता है 102 आता है क्या, 102 में से 1 घटाएंगे 101। ठीक है, 101 को 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, 101 को 2 से गुणा करते हैं 202 और 202 में 1 जोड़ते हैं, 202 में 1 जोड़ दो 203, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 203 है क्या, बिल्कुल है, ये राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो फटाफट। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से, मतलब इधर से लास्ट से तो 7वें स्थान पर है और दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। कितने स्थान पे है? 11वें स्थान पे। तो कौन है ये? गणेश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गणेश से। अब देखो गणेश को इधर से भी गिन लिया और इधर से भी गिन लिया, मतलब गणेश 2 बार काउंट हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए दोनों तरफ का जोड़ो और 1 घटा दो। दोनों तरफ का जोड़ा 11 और 7 कितने हो गए यहाँ पे 18, 18 में से 1 माइनस किया 17, कितने हो गए 17। यहाँ पे राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गणेश 2 बार काउंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कूट भाषा में कैट को DDY लिखा है, कैट CAT को DDY लिख दिया, उसी भाषा में BIG को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखो C में 1 जोड़ते हैं D आता है। ठीक है, C का नेक्स्ट D, A में 3 जोड़ते हैं तब D आता है और T में 5 जोड़ते हैं तो Y आता है, मतलब 5 नेक्स्ट नंबर पे Y आता है। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। B में 1 नेक्स्ट करें तो C आता है, I में 3 नेक्स्ट करें तो JKL आता है और G में 5 नेक्स्ट करें तो HIJKL आता है। तो ये आ जाएगा CLL, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट्स तो आने ही चाहिए, ABCD आती है ना, और नहीं आती ना तो वहाँ जाके पहले लिख लेना साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर, ये है फोटो, फोटो में है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, ये है क्या? राजू। ये कौन है? राजू। राजू ने क्या कहा? वह मेरी पुत्री, मतलब राजू की पुत्री के पिता, राजू की पुत्री का पिता कौन होगा? वो खुद ही होगा। वो कौन होगा? वो खुद ही होगा।
वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। पुत्री का पिता कौन? खुद, यानी कि खुद का ही पुत्र, खुद का ही पुत्र है, खुद का ही पुत्र है। मतलब ये फोटो वाला आदमी कौन है? राजू का पुत्र। कौन है ये? राजू का पुत्र। तो राजू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? अब क्वेश्चन की गहराई देखो, पूछा क्या है? राजू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, मतलब राजू उसका क्या लगता है? राजू उसका लगता है पिता। आंसर क्या होगा? पिता। अब पिता पुत्र दोनों ऑप्शन में मिलेगा, यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना आप, पुत्र मत कर देना, क्योंकि पुत्र तो कौन है? फोटो वाला व्यक्ति। अगर ये पूछे कि फोटो वाला व्यक्ति उसका क्या लगा राजू का, तो पुत्र होगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? राजू उससे किस प्रकार संबंधित है, तो राजू उसका क्या है? पिता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये हमने कर लिए हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि आपके पीछे की ओरिजिनल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी क्लास, और क्लास लगी होगी अच्छी तो इसको लाइक और शेयर करने में कोई भी कंजूसी आप नहीं करेंगे। और रोज़ सुबह 9:30 बजे और शाम को 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल तरुणा डिफेंस अकेडमी का आपको ज्वाइन कर लेना है और रोज़ क्लास लेनी है। थैंक यू। जय हिंद।